हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आपको पता ही है, अब इस टाइम हम क्या करा रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, ये है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, 12th क्लास फिजिक्स। इसमें हमने आपको पहले चैप्टर के सब थ्योरी कराई है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। भाग 1, भाग 2, भाग 3 के नाम से आपको मेरे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसी चैप्टर के पहले वाला जो चैप्टर था इसका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सारे उदाहरण कराए हैं एक अगली वीडियो में। ठीक है, और उससे के बाद अब हम आपके सामने लाए थे ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अभ्यास प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसमें भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 8 न्यूमेरिकल्स कराए थे इसके। ठीक है, अब हम आपके सामने लाए हैं नवे उससे क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहां से हम आपको स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, देर ना करते हुए अपने सामने बुक रख लिया करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, तो उससे मिला लिया करो और फिर देखा करो मैंने कैसा किया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? सुनिए। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 गुलाम, क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 गुलाम, क्यू बी बराबर -2.5 गुणा 10 की घात -7 गुलाम। ठीक है, ये तो दिए हैं। क्रमशः दो बिंदुओं ए बिंदु है, इसके जो निर्देशांक है वो क्या है, 0, 0, माइनस का 15 सेंटीमीटर। बी है, इसके जो निर्देशांक है 0, 0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। सही है, पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दो चीजें पूछी उसने, कुल आवेश पूछा है और क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, निकाय बन गया एक। मतलब सुनो, अब तुम समझोगे यार ये क्या दे दिए इसने बिंदु, तो तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th के मैथ से ये वाली बातें। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। ये पहला जो कहलाता है ये एक्स का, ये वाई का और ये जेड का, एक्स वाई जेड, ये मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। अब मैं पूछूं कि क्यू ए कहाँ, कौन सी एक्सिस पर स्थित है, एक्स पर, वाई पर या जेड पर, तो तुम कहोगे सर जेड पे है। मैं कहूंगा क्यों, तुम कहोगे देखो सर ये भी 0 है एक्स पे, वाई पे भी 0 है और ये क्या है, जेड है। जेड पे कितना चले हो, माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, इधर। ये तुम्हें याद होगा, ऐसा नहीं करते थे हम 10th क्लास में भी, 9th में भी, कि इधर चलोगे तो प्लस, इधर चलोगे तो माइनस। क्लियर? ऐसे यहां पर मैं पूछूं क्यू बी कहां पे स्थित है, तो तुम कहोगे सर प्लस 15 पे, तो इधर प्लस और इधर माइनस। अब ये एक्सिस वैसे तो हम ऐसा बनाते थे कि भाई एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ऐसे तो बनाते थे। जेड कहाँ आ जाएगी, इनके बीच में आ जाती थी, ऐसे होती है वैसे जेड ऐसे। ठीक है, इधर प्लस और इधर माइनस। लेकिन इसने जब एक्स और वाई के निर्देशांक ही 0 दिए हैं, इसका मतलब हम एक्स और वाई पर चले ही नहीं हैं। तो जब एक्स और वाई पर नहीं चले हैं तो इसका मतलब हम जेड के निर्देशांक के लिए हम सीधी लाइन न बना सकते हैं, हम तो इसे किसी को भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। तो हमने क्या करा, देखो ये हमने जेड एक्सिस बना दी। तो क्या करा इसमें जेड एक्सिस बनाने के, देखो इधर प्लस ले लिया, प्लस का जेड, और इधर क्या ले लिया, माइनस का जेड। क्लियर? अब मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, 0। तो हमने कहा -15 चले हैं भाई हम, तो तुम कहोगे सर यहाँ मान लो माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम चले प्लस के 15 सेंटीमीटर, तुम कहोगे यहाँ मान लो प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या रखा, ए, और इसका क्या नाम रखा है, बी। क्यू ए कहाँ पर स्थित है, इस पर क्यू ए, और क्यू बी कहाँ है, यहाँ पर। बताइए। ठीक है, ये था इसका मतलब। समझ में आ गई बात? कैसे करा हमने, उसने क्यू ए का मान दिया, क्यू बी का, वो बोला ये जो आवेश है ये यहाँ पे रखा है, क्यू बी जो है वो यहाँ पे रखा है, और एक हमने रचना कर दी निकाय की। तो ये जो रचना करी है इसका कुल आवेश बता दो, और क्या बता दो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता दो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो बन ही गया, क्यों, क्योंकि देखो बराबर आवेश है और परंतु विपरीत भी है, देखो माइनस का है और एक क्या है, प्लस का। तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया। जब वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो आघूर्ण हम निकाल ही लेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुल आवेश भी पूछा है। क्या पूछा है, कुल
आवेश। तो कुल आवेश क्या होता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 या QA प्लस QB। तुम ये तो कहोगे सर दो आवेश है, दोनों को जोड़ दो कुल आवेश आ जाएगा। तो QA कितना है 2.5 गुणा 10 की माइनस 7। QB कितना है 2.5 गुणा 10 की माइनस 7। ये माइनस का 2.5 गुणा 10 की माइनस 7, ये प्लस का। तो कुल आवेश क्या आ गया हमारा 0। क्लियर, आगे अच्छे से समझ में। अब क्या रहेगी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ये तो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। Q मतलब कोई सा भी एक आवेश ले लो, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, और इनके बीच की दूरी ले लो, तो उसे 2L बोलते हैं। तो कोई सा भी एक आवेश ले लिया, क्या कौन सा ले लिया, Q है, कितना है 2.5 गुणा 10 की माइनस 7, और 2L कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो तुम कहोगे सर 15 सेंटीमीटर इधर चले हो, 15 इधर चले हो, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर मत लेंगे तो माइनस कर दो। ये बात समझ में आ गई। इसे जीरो मत कह देना कि माइनस के 15 इधर चले हैं प्लस के 15 इधर। दूरी कभी भी जीरो नहीं होती है। देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बताओ मुझे, तो इसका माइनस का सिर्फ मतलब यही तो होता है कि तुम भाई उल्टी दिशा में चले हो, माइनस ये बता रहा है एक्स जेड एक्सिस, माइनस के जेड एक्सिस में चले हो, प्लस ये बता रहा है प्लस के जेड एक्सिस में चले हो। लेकिन मैं तुमसे पूछूं यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, तो ये ना है इतनी, यह जीरो हो जाएगी। बताओ खुद बताओ, इतनी दूरी, ये जीरो है इतनी दूरी, कुछ तो है। तो इनका मतलब ये होता है 15 तुम इधर चले हो 15 इधर, तो क्या होगी 15 और 15 30, 12 ही तो हो गई यहां से यहां तक की लंबाई। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है 12 होती है। तो 12 बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस पॉइंट से ये जीरो कट गया, 3 की 25 से गुणा कर दो, 25 दिया 75, 10 के यहाँ माइनस 7 ये है, माइनस 2 ये है, माइनस का कितना हो गया 9। ठीक है, चाहो तो यहीं छोड़ दो, कूलाम मीटर लिख के, कूलाम मीटर, या पॉइंट लगाना चाहो अगर तो 7.5 गुणा 10 की माइनस 8 कूलाम मीटर। बताइए आगे समझ में हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, 10 करते हैं। टेन क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 गुणा 10 की माइनस 9 कूलाम मीटर। सी और एम बना हुआ है, सी का मतलब है कूलाम, एम का मतलब है मीटर, और आगे लिख भी दिया द्विध्रुव आघूर्ण का भी, सी एम का मतलब सेंटीमीटर समझो। देखो सी अलग बनाया है इन्होंने कैपिटल, स्मॉल एम है, ठीक है, वैसे डैश लगा देना चाहिए था इन्हें। ठीक है, 4 गुणा 10 की माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब पी दे दिया इन्होंने, ऐसा लिखना चाहिए वैसे, मगर उन्होंने कैपिटल सी बना दिया और आगे लिख भी दिया द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप समझ जाना कि अच्छा पी की बात हो रही है। ठीक है, कूलाम मीटर। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की 4 न्यूटन प्रति कूलाम के, तो ई ना दे दिया है 5 गुणा 10 की 4 न्यूटन प्रति कूलाम के परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो पी की जगह पर क्या है 4 गुणा 10 की माइनस 9, ई की जगह पर क्या है 5 गुणा 10 की 4, साइन थीटा की जगह पर क्या हो गया 30। बताइए सही है, 5 चौक 20, 10 की माइनस का 9 और प्लस की 4, तो माइनस का क्या बचा 5, और साइन 30 का मान 1/2, 2 से इसे भी काट दो, 2 ढाई 20, ये 10 है, तो एक 10 की माइनस 5 है, तो एक जीरो की वजह से माइनस की क्या रह जाएगी 4। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। अच्छे से करने हैं सारे न्यूमेरिकल, फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, समझ में आ गया, साफ कर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की माइनस 7 कूलम के ऋण आवेशित पाया गया। मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास थी पॉलिथीन, मान लो ये पॉलिथीन है, क्या है ये पॉलिथीन, और एक ये ऊन का गुल्ला है, ये क्या है ये ऊन,
ऊन मान लो ये ऊन है, तो हमने पॉलीथीन के टुकड़ों को किससे रगड़ा? ऊन से। तो ये क्या पाया गया? ये ऋण आवेशित पाया गया। क्या पाया गया? ऋण आवेशित। वैसे ही मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं क्या हुआ होगा यहां पे, बताओ। जब इसे हमने इस पर रगड़ा होगा तो क्या हुआ होगा? तो तुम कहोगे सर ऊन पे से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए होंगे, ऊन पे से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए होंगे, जिसकी वजह से ऋण आवेशित हो गया। याद है हम ये बात कर चुके हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं। जब ये ऋण आवेशित हो गया तो इसका मतलब ऊन पर से इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे। अगर मैं पूछने लगूं तुमसे तो ऊन पर क्या हुआ होगा, कैसा आवेश होगा? तो ऊन पर धन आवेश आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्लस, तो इसलिए इस पर कैसा आवेश हो गया? धन आवेश। क्लियर? चलो बहरहाल जैसा वो क्वेश्चन करिए हम तो वो करेंगे। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम गया। इस पर ऊपर जो आवेश आया वो कितना आया? ऋण आवेशित पाया गया। माइनस भी लगा दो, ऋण आवेशित पाया गया। क्लियर? नंबर है, क्या पूछा उसने? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, और ये पूछा किस पदार्थ से किस पदार्थ में। तो ये हम बता ही चुका अभी तुम्हें कि भाई इस पे से इस पे गए होंगे। कहां से गए होंगे? ऊन से, क्या है? ऊन से पॉलीथीन कहा हमने, है ना, पॉलीथीन पर। ये आंसर ये लिख दिया हमने एक। वो कह रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो तुम क्या करोगे? Q बराबर क्या होता है? Ne। तो N बराबर क्या हो गया? Q/E। Q की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19। बताइए ठीक है? पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहां लग गया 0। ये माइनस के 19 ऊपर जाके हो गया प्लस का 19। प्लस के 19 में से -7 गया तो प्लस के 12। माइनस के 19 में से प्लस के 19 में से 7 गया तो 12 ही तो बचे। तो 30/16 गुणा कितना होगा? 10⁻12। 16 से इसे काट दो, 16 कम 16 कितने बचे? पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा दिया, कितने बचे ये बताओ? 16 कम 16 कितने बचे? 14। पॉइंट लगा के 0 लग गया, 140। ठीक है, 16 × 8 = 128। ऐसे तो हो गया। और फिर क्या हो गया होगा? 128, फिर 12 बचा होगा तो 120। ठीक है, 16 बचे 16 96 16 7 112 16 7 112। ऐसे तो हो गया होगा। तो n बराबर क्या आ गया? 1.87 × 10⁻12। ठीक है, मगर अब एक बात और बताओ, थोड़ा सा सेंस लगा लो कि यार ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे होगी कि 1.8, तो लगभग हम क्या मान सकते हैं इसे? 2 × 10⁻12। देखो 1.8 है ना यार, 1.87, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। मैंने तुमसे क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन जो होता है क्वांटीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन पूर्ण नंबर के रूप में होता है, समझ गए? ठीक है, तो 1.8 है तो मैं इसे 2 ना कह सकता पूरा पूरा कि 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। कहां से कहां निकले होंगे? ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर। चाहे ये लाइन यहां पे लिख दो, ऊन से पॉलीथीन पर। क्लियर हो गया? बी सवाल में क्या कहा? ये ए सवाल था। बी में उसने कहा है क्या ऊन से पॉलीथीन पर सेहती का स्थानांतरण भी होता है? सेहती, सेहती लिखा हुआ होता है इसमें बी में, सेहती। ये जो बी सवाल में लिखा है क्या ऊन से पॉलीथीन पे सेहती का स्थानांतरण भी होता है? सेहती का मतलब होता है द्रव्यमान। तो मुझे एक बात बताओ, जब इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए होंगे तो क्या उनमें, ये कह रहे हैं क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा? इसका द्रव्यमान बढ़िया होगा, ये कह रहे हैं, ये घटिया होगा, जैसे भी हुआ बताओ। तो अब मैं तुमसे कहूंगा ये बताओ, इसके अंदर जितने प्रोटॉन थे पहले, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो वही रहे वही, लेकिन इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी चलेंगे, कुछ क्या इतने बहुत से चलेगा। तो ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 × 10⁻31। जब इतने बहुत से गए हैं तो इसका द्रव्यमान बड़ा होगा, चाहे पॉइंटों में बढ़ाओ, देख लेंगे हम वो भी। तो क्या कहेंगे हम? हाँ, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अब वो पूछे कितना द्रव्यमान चला गया इसमें से इसमें, तो देखना चाहते हो देख लो। द्रव्यमान बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 × 10⁻31। और कितने गए हैं? 2 × 10⁻12। ठीक है, 2 ही कम 2, 2 9 18, 10⁻−31 और ये प्लस के 12, तो माइनस के कितने बचे? 19। तो इतने किलोग्राम द्रव्यमान इस पे चला गया होगा। वैसे बहुत कम है, कभी तुम सोचो कि बहुत किलो बढ़ गया होगा, देख तो रहो -19। मतलब मान लो कोई अगर पॉलीथीन का टुकड़ा ये 5 ग्राम का है, ठीक है, और तुमने इसे ऊन पर रगड़ते रहे, इस पे से इधर को इलेक्ट्रॉन इतने चले गए, तो अब मैं पूछूं अब कितना द्रव्यमान बढ़ गया? जब तुम कह रहे हो द्रव्यमान बढ़ गया तो पता क्या बताओगे? 5 के बाद कितने, 10 की घात कितनी? -19।
ऐसा कर करके ऐसा कर करके कितने 18 जीरो लगा दोगे 17 और फिर 19 लिख दोगे, कितना द्रव्यमान बढ़ गया। ये मतलब था, तो ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन पे यार होता ही माइनस का इतने है द्रव्यमान, ठीक है। तो इस वजह से कभी ये सोचो कि बहुत बढ़ गया होगा, पॉइंट में आगा 18-19 के बाद, ठीक है। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या पूछा था उसने, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़े जाने पर क्या पाया गया, ऋणावेशित पाया गया। तो ये बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए और किससे किस पे गए। तो हम एकदम समझ गए कि यार ये ऋणावेशित पाया गया, तो इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, कितने गए ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, क्वांटीकरण से। फिर उन्होंने पूछा था क्या इसका द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा, मतलब एक से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो तुम कहोगे हाँ चला गया, लिख दिया हमने हाँ, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। कितना, इतना। बताइए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनो। नंबर ए, दो भागों में दिया है ना, ए और बी में। नंबर ए, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है यहां से यहां तक कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से सवाल शुरू कर दो, 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10⁻7 कूलाम हो, मतलब इस पर भी और इस पर भी, तो क्यू ए पर भी और क्यू बी पर भी कितना आवेश है, ठीक है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना है। और उसने ये जो लफ्ज कहा वो ये कहा है, कभी तुम यहां से घटाने लगो कि ये वाली सर यहाँ की त्रिज्या, यहाँ से तक यहाँ तक की त्रिज्या, तो कह रहा है इनके बीच की जो तुलना है, बीच की जो दूरी है उनकी तुलना में इसकी त्रिज्या क्या है, नगण्य, ना के बराबर मान लो। तो तुम टोटल क्या मान के चलो, आर का मान 50, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्या जानते हैं, वैद्युत बल, इसका नियम लगा दिया हमने कूलाम का, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हमने QA QB माना है, ये लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10⁻9। QA की वैल्यू कितनी है, 6.5 गुणा 10⁻⁷। QB की वैल्यू कितनी है, 6.5 गुणा 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर। तो R की क्या है, 50 × 50 × 10⁻⁴। ये तो समझ में आ गया। R की पावर क्या है, 2, R की घात 2 है, तो इसे 2 बार ना लिखोगे, तो 50 गुणा 50 2 बार लिख दिया, 10⁻⁻2 को हमने 2 बार लिखा, -4 हो गई। क्लियर है। करवाओ, कैसे सॉल्व करें बताओ। तो एक बात सुनो, अगर मैं एक जीरो ये कम कर दूं, एक ये जीरो कम कर दूं, ये कैलकुलेशन करना सीखो और अपने आप करा करो प्रैक्टिस। कैलकुलेशन अपने आप करा करो, बल्कि वो अच्छी होती है। मैं जो कर रहा हूँ उसे समझ जाओ क्या कह रहा हूँ मैं। एक जीरो ये कम करा तो माइनस का कितना बचेगा, 2। क्लियर है। माइनस की 10⁻⁻2, -2 ऊपर जाके कैसे हो जाए, प्लस की 2। प्लस की जब 2 हो गई तो प्लस की 9 ये पहले से है, तो कहते हो गए प्लस की 11, और माइनस की 7 -14, प्लस की 11 और माइनस की 14, तो माइनस के कितने बचे, 3। और यहाँ पे क्या बचा, 3 गुणा 9 गुणा 6.5 और 10⁻³ और नीचे क्या बचा हुआ, 5 गुणा 5। बताइए, बात समझ में आ गई है ना, सही है। कैसे करा हमने, ये 2 जीरो हैं, एक ये है और एक ये, तो माइनस की कितनी बची, 2, -2 ऊपर जाके प्लस की 2, प्लस की 2 और 9 11, माइनस की 7 -14, ये प्लस के 11 है, माइनस के 14, तो माइनस के कितने बचे, 3। और ये 2 बार लिख दिया। देखो 5 से काट रहे हैं, 5 ही कम 5, कितने बचे, 15 होगा, 5 दिया 15, 5 ही कम 5, 5 दिया 15, 13 ये है, 13 ये है, 13 13 हम 139, 13 हम 169, और 2 के बाद पॉइंट ये लग गया, 10 के हाथ क्या है, -3। 9 से गुणा करो, 9 9 81 हासिल 8, 9 छंग 54, 54 और 8 54 और 8 54 और 6 60 और 2 72, ठीक है 62। 54 और 8 कितने हो गए, 62 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, 10 के हाथ -3। चाहो तो इसे पॉइंट को और इधर ले जाओ, 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। बताइए भाई, समझ में आ गया। 12वें का कौन सा था ये, ए, सही है। अब नेक्स्ट देखें, बी। समझ गए होंगे, तो सिंपल सवाल था, ठीक है। हमने क्या लगाया, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू लगाई है जो जो थी, ठीक है, जो जो वैल्यू थी वो लगा दी हमने, ये हो गया।
वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है प्रतिकर्षण यूं कहा था उसने क्योंकि दोनों पे समान आवेश है प्लस प्लस के, इसलिए अगर एक प्लस एक माइनस होता तो कैसा हो जाता आकर्षण। आगे क्या कहा उसने, अब आगे देखो बी सवाल में क्या कहा, बी यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी कर दें दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अच्छा फिर बल पूछा है, बस आवेश को दुगुना कह दिया इन्होंने। क्यू है बराबर पहले कितना था 6.5 गुणा 10⁻⁷, तो उसका दुगुना कर दिया। बात समझ में आ गई। तो 2 की 6.5 से गुणा करेंगे, 6.5 दूनी कितने होते हैं 13, ऐसे ही कह दो 13 गुणा 10⁻⁷ गुलाम। क्यू बी बराबर भी कितना हो गया 13 गुणा 10⁻⁷ गुलाम। और उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। आर को क्या लिखा है इन्होंने r/2, आर डैश कह दो, दूरी को आधा कर दिया जाए। तो बल कितना होगा, F क्या होगा, तो F क्या होगा, तो F बराबर क्या होता है भैया, फॉर्मूला है हमारे पास तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब डैश है तो डैश लगा दो, ठीक है। अब वैद्युत बल, हाँ तो इसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁹, क्यू ए की वैल्यू 13 गुणा 10⁻⁷, क्यू बी की वैल्यू 13 गुणा 10⁻⁷, और आर डैश का स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक बात बताओ, पहले आर की वैल्यू भी तो दी थी, पहले आर की वैल्यू कितनी थी 50, पहले कितनी थी 50/2, तो कितने आगे 25 सेंटीमीटर ना हो गई है। अब तो ये लगाओ 25 गुणा 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, समझ तो रहे हो, मैं यहाँ भी लिख दूँ सही करके, आधी कर दी जाए ना दूरी, तो आर की जगह पे क्या लिख दिया हमने 50/2, 25 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 50 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। अब जब यहाँ लगाएंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भाई कैसे सॉल्व करें बताओ, ये बताइए। वैसे ही करेंगे भैया, कैसे 10⁻⁴ ऊपर जाके प्लस के 4 और 9 प्लस के 13, ये माइनस के 14 हो गए। तो पहले माइनस का क्या बचा 1, माइनस का क्या बचा 1, क्लियर है। तो 9 गुणा 13 गुणा 13 गुणा माइनस का 1 अपॉन में क्या है 25 गुणा 25, क्लियर है। भाग कर लोगे, चाहे 5 से करके काट देना, ठीक है, काटना ही तो है। देखो ऐसे काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 बजे 3, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, बताओ ठीक है। फिर काट दो चाहे इसे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, सॉरी पॉइंट ही तो लगेगा। अब 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना। 9 गुणा 0.52 इंटू 10⁻⁻1, इनकी गुणा कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कर तो लोगे अब, क्या आंसर आएगा 0. वैसे तो ये आएगा, ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। तो तुम ऐसे लिख देना, -1 हटाएंगे तो 0.24 न्यूटन, F बराबर। देख लेना इसका आसपास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए आंसर तो वो कर लेना, ये चल जाएगा, ठीक है, 0.24 न्यूटन। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है 13, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में जो 12वां करा है, गोले ए तथा बी सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो गोले के ए के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में, अंत में दोनों में से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या है। ना समझ में आया, सुनो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ये दो गोले थे, है ना, एक ए था और एक क्या था बी, और दोनों का आवेश कितना था, इसमें कितना था, ये तो था भाई, देख ले क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है, ठीक है, 6.5 था, सॉरी 6.5। इसमें आवेश कितना था, ये था। अब ये बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, इसने क्वेश्चन नंबर 12 से बातें ली हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में मान लो, ठीक है, मान लीजिए अभ्यास, ठीक है, 12 में मतलब
क्वेश्चन नंबर 12 में गोले ए तथा बी के साइज में सर्वसम है, बराबर बराबर थे दोनों साइज में, ठीक है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, कोई मतलब मान लो कोई गोला क्या है सी, इन्हीं साइज का जितने का ये है इतने का ये साइज का कोई गोला सी, ठीक है। गोला पहले तो गोले ए के संपर्क में तथा बाद में गोले बी के संपर्क में लाया जाता है और फिर इसे अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, ठीक है। जितने बड़ा गोला ये है इतने बड़ा कोई गोला हम सी लाएं, पहले ए के संपर्क में फिर बी के, पहले इसके फिर इसके और फिर हटा लिया। अब बताओ इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, आर भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। आर के बीच की दूरी जो थी पहले 50 सेंटीमीटर, अब भी वही है। अब बताइए कैसा लगेगा, कैसा होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कैसा गोला था, अनावेशित। तो जब तुम इसके संपर्क में लाओगे तो हमने तुम्हें ये बताया था आवेशन की विधियां, याद आया कुछ थ्योरी में कि आवेशन तीन प्रकार से होता है। तो इस पर से आवेश इस पर ना जाने लगेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, क्योंकि साइज में भी ये सर्वसम है, बराबर बराबर है, ठीक है। तो अगर हम जब ए के संपर्क में लाते हैं तो लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माना कि गोले सी को ए के संपर्क में रखा जाता है तब आवेश, तो Q1 QA बोला था ना इसे QA, और इसे क्या बोला था हमने QB, तो इसे क्या कह देंगे हम QA डैश। कितना बचेगा बताओ, आधा इस पे चला जाएगा आधा इस पर रह जाएगा, तो कितना बचेगा 6.5 गुणा 10⁻⁷ का आधा, इतने तो बचेगा, क्लियर है, ये तो बचेगा। चाहो तो डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस पर अब इतना आवेश रह जाएगा, क्लियर है या ना। अब एक बात बताओ, अब मैं बोलूं आधा आवेश कहां चला गया, तो तुम कहोगे आधा आवेश सर सी पे भी तो आ गया होगा। अब सी अनावेशित ना रहा, सी क्या था पहले अनावेशित, जब मगर इससे टच करा तो इसका आधा आवेश यहां पे आ गया। अब तो क्या हो गया होगा, सी पर कितना आवेश हो गया होगा, तो तुम कहोगे सर सी पे भी इतना ही बचा होगा, ठीक है। आधा जब स्पेस चला गया तो आधा इस पर बचा होगा। अब इसे किससे टच कराया गया है, टच करके ही दिखा देते हैं ना। अब गोले सी से बी सेट करा दिया, ऐसे तो क्या है, तो गोले बी पर कितना आवेश था पहले से। अब मैं बोलूं गोले बी पर कितना रह गया, अब तुम इसका आधा मत कर दियो, अब क्या करोगे तुम इन दोनों को जोड़ोगे और बटे में 2 करके आंसर आ जाएगा। अब गोले सी को बी से स्पर्श कराया जाता है तब बी पर आवेश। अब मैं बोलूं बी पर क्या रह गया, तो तुम कहोगे सर QB डैश अब इतना रह जाएगा 3.25 गुणा 10⁻⁷ प्लस 6.5 गुणा 10⁻⁷ बटे 2। ये बताओ दोनों का आवेश जुड़ेगा और बटे में 2 करके भाग कर दो तो बराबर बराबर आवेश ही तो रहेगा। जब तक कि आवेश दोनों पे बराबर ना हो जाए तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करें, तो 10⁻⁷ यहाँ भी कॉमन ले लो, क्या बचा, बटे में क्या है 2, जोड़ दो इसे 0, देखो इसका आगे 0 लगा दोगे, फिर जब जोड़ोगे तो 0 और 0 लगा दिया, सॉरी, देखो ऐसे करके जोड़ लो 3.25 6.5, तो इसका आगे 0 लगा दो 5 7 और 9, तो क्या हो गया 9.75 बटे 2 गुणा 10⁻⁷। चाहो तो इसे फिर डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, कितना होगा 17, 2 अट्ठे 16, कितना होगा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया। अब आराम से कर लोगे तुम। मैं बोलूँगी कितना आवेश किस पे है, ये QB पर। अब इतना बचा क्यों, क्योंकि इसने इसे दिया होगा आवेश, जब तक कि दोनों के बराबर ना हो जाए इतने आवेश इस पर बचा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अब सी को हटा कर रख दो, फेंक दो इसे सी को। तो अब ए और बी पर नया बल बताओ, तो तुम्हें QA पता है, QA डैश, अब ए पर इतना आवेश है, बी पर इतना आवेश है, तो क्या निकालोगे तुम, क्या कहा उसने सवाल में। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल बताइए, ए तथा बी के बीच नया बल, तो F बराबर 1/4πε0, 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 मतलब Q है, तो 3.25 गुणा 10⁻⁷ इंटू क्या है QB 4
8 7 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 अपॉन आर स्क्वायर, तो वही 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 गुणा 50 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा 4, आर का स्क्वायर होता है ना भाई। कैलकुलेशन तो कर लोगे, अब तो मैंने सिखा दी कैलकुलेशन करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ठीक। कैलकुलेशन कर लेना। समझ में तो आया क्या कहा था उसने? इसे एक बार और समझो, है ना। वो बोला कि अगर क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी के जो गोले हैं उनके पास कोई अनावेशित तीसरा गोला लाओ और उसका साइज भी बिल्कुल इनके बराबर हो, ठीक है। तो जैसे पहले उसे ए के पास लाओ, तो हम बोले यार जब अनावेशित है, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, तो इसका आवेश आधा इस पर आ जाएगा और इस पर आधा आवेश बचेगा। वही हमने कर दिया। बताओ बात समझ में आ गई? अब मैं बोलूं कि अब सी को बी के पास ले जाओ, वैसे तो उन्होंने कहा है, सी नाम ना दिया है, हमने तो रखा अपने पास से। अब उसने कहा उस गोले को अब बी के पास ले जाओ, लेकिन जब तुम इसे इसके पास लेके जाओगे तो अब इसके पास ऑलरेडी आवेश है, कितना है, इतना है। अब तुमने इसके टच करा दिया तो फिर क्या होगा, देखो आवेश बराबर बराबर है, कहीं नहीं है, तो इन दोनों का आवेश फिर एक दूसरे से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो हमने बोला अब कितना आवेश बचा बी पे, तो तुम कहोगे सर दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, तो ये तुम्हारे सामने है। तो इसका मतलब बी सी पर भी इतना आवेश है इस टाइम और बी पर भी। लेकिन उसने कहा है फिर इस ये जो तीसरा गोला लाए थे तुम, इसे हटा दो, हटा दिया। अब ए और बी को, अब बताओ ए और बी पर कितना नया बल होगा, तो हमने निकाल दिया। आप बताओ बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है ना, 14 देखते हैं। ऐसी तुम्हारी पूरी फिजिक्स हो जाएगी, बेफिक्र रहो, ठीक है। मेहनत करते रहो बस। आपसे एक रिक्वेस्ट और थी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन का, ठीक है, वो आता है एक थंबनेल सा बेल आइकन बना हुआ, उसे भी पुश कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें आपका ही फायदा है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। पहले मैं डायग्राम बना दूं, है ना, उससे आसानी हो जाएगी समझने में। ये है प्लस प्लस प्लस, ये है, इसमें 3 चिन्ह दिखाए इन्होंने। ये दिखाया, इसे 1 कहा है, इसे 2 कहा है, और इसका नाम रखा है इन्होंने 3। ये दिखाए हैं, ठीक है। देखो अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं, फिर समझना। चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, जाहिर सी बात है कैसा है क्षेत्र, एक समान है वैद्युत क्षेत्र, ये प्लस है ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, प्लस से माइनस की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दिखाए गए हैं। ये 3 कण हैं, 1 2 3 जो जा रहे हैं, एक कोई कण ये है भागा जा रहा है ऐसा, ये तीसरा ऐसा। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश सेहती अनुपात, सेहती मतलब द्रव्यमान, ठीक है, Q/m अधिकतम है। एक बात बताओ, ये 2 कण जा रहे हैं प्लस की प्लेट की ओर भागे हुए, और एक कण जा रही है माइनस प्लेट की ओर। उसने पूछा इन कणों का पथ चिन्ह बता दो, तो बता दो। जब ये प्लस की ओर जा रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ऋण आवेशित हो गए। किसकी ओर आकर्षित होगा, कोई प्लेट प्लस की है और इसकी ओर कोई आगे आकर्षित हो रहा है, तो तुम तो कहोगे कि सर ये दोनों तो ऋण आवेशित हो गए, और ये वाला जो होगा तीसरा, ये कैसा होगा, धन आवेशित होगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लेट की ओर आकर्षित हुआ है। बस हो गया। तो क्या कहोगे, कण 1 व 2 कैसा होंगे, होंगे। हो गया। अब बात आई तीसरा, हो गया सवाल। अब उसने एक चीज और पूछी है कि Q/m का मान बताइए, किसका ज्यादा होगा, तो तुम इसी का कहोगे, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि धनावेशित है, प्लस ज्यादा होता है माइनस, तो कहोगे Q/m कण 3 का अधिक होगा। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। नंबर ए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल YZ के तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? YZ के क्या है? समांतर है। और भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर वाला क्या है? वर्ग है। तो जब 10 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, 10 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं समान हो और हर एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तुमसे क्षेत्रफल पूछूं, क्या कहूं मैं? किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। तो तुम कहोगे सर ए लगा दो। ए बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये तो होता है। तो भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 10 × 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर में बदलो, तो -4 मीटर स्क्वायर। बताइए, ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। तो ए पता है हमें, ई पता है। क्या पूछा उसने? वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखोगे? वैद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट है। ई क्या है? आई में दिया है। और ये जो है YZ के समांतर है। तो तीसरी भुजा क्या बची? X। और X में क्या आता है? आई। तो तुम यहां पे क्या लगा सकते हो? आई। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻3। डॉट लगाओगे और क्या है यहां पर? आई। डॉट लगा दिया। ए की कितने मल्टीप्लाई करें? 100 × 10⁻⁻4। तो एक काम और नहीं कर सकते तुम यहां पे? 2 0 कम करके 10⁻2 ही ना लिख सकते हो? तो क्या लिख दो यहां पे? 10⁻2 आई। तो क्या होता है डॉट में? आई की आई के साथ करते हैं तो 1 आता है। तो आई के आई के साथ अगर 1, बस इनके आपस में मल्टीप्लाई करो। 3, ये 10 की हाथ कितनी है? 3, ये -2, तो क्या बची? 1। तो 3 × 2 = 30। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई ई से। बस हो गया। समझ में आई बात? ये याद रखना, जिसके भी 2 भुजाएं दे दे तो जो तीसरी होती है वो लगा दिया करो। तीसरी क्या है? X। तो X के साथ क्या आता है? आई लगा दिया। और करते भी गुणा हम आई के साथ है। आई के डॉट आई क्या होगा? 1। तो इसकी गुणा बस इससे कर दी हमने। ठीक है, 20 सवाल करें। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंबत एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है? कितना कोण बनाया है वो? 60 डिग्री का। तो तुम्हें कुछ भी ना करना। ठीक है, क्या है? देखो यहीं करा दूं। 20 सवाल। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो फाई बराबर क्या होता है? ई ए कोस थीटा। याद आ गई बात? याद है, हमने ये भी पढ़ाया था। जब एंगल दिया हो तो फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। तो तुम कहोगे ई ए की वैल्यू तो सर अभी निकाली तुमने। ई ए कितनी? 30। और कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। इससे 1 काट दो, कितना आ गया? लो भैया, हो गया सवाल ये भी। बताइए, समझ में आ रहा है सारे? कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल करेंगे। धुआं कर देंगे, धुआं। सब रट लेना, प्रैक्टिस करना। सॉरी, रटने को कह रहा हूं मैं। प्रैक्टिस जितना हो सके इतना करना। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। अभ्यास 1.15 मतलब 15वां है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो अभी कराया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 में कि अब एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ठीक है, जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा? ठीक है, तो एक बात बताओ, उसने ये कहा था, अभी हमने वैद्युत फ्लक्स जो निकाला है, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स पूरा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? जितनी बल रेखाएं होकर गुजरे वो आ गई। तो अब वो कह रहा है कि अगर हम उसी क्वेश्चन में भुजा कितनी ले लें? 20 सेंटीमीटर ले लें वर्ग की, तो कितना गुजरेगा? तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई? बताओ, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तुम भुजा 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लो। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, फिर दोबारा सुनो, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश पे डिपेंड करता है। फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तुम जितना आ गया वो वैद्युत फ्लक्स जितना है वो तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हम यहां लिख देंगे, अभी भी उतना ही
वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि यह आवेश पर निर्भर करता है। भुजा पे थोड़ी करता है, वो जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ गया वो तो इतना ही रहेगा, या तो तुम आवेश बढ़ा दो घटा दो तब जाके बदलेगा ये। ठीक है, ये है फॉर्मूला इसका। ना तो ये त्रिज्या पे डिपेंड करता है किसी चीज की वैद्युत फ्लक्स, ना आकार पे ना रूप पे, बस पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और जो उससे बल रेखाएं गुजरेंगी वही वैद्युत फ्लक्स है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ है। वैद्युत फ्लक्स कितना है? 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। समझ तो रहे हो? कोई काले कलर का बॉक्स है, ये बॉक्स रखा है भैया, ये बॉक्स है काले कलर का। इससे कोई मतलब ना कभी तुम सोचो काला कलर है इससे क्या मतलब है, कुछ भी ना। वो ये कह रहा है, देखो सुनो, किसी काले कलर के काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर सेकेंड न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नंबर 1, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? क्या पूछ लिया उसने? नेट आवेश क्यू कितना है। तो ये बताओ फाई बराबर क्या होता है? कूलम का नियम है, सॉरी गॉस का नियम है, ये होता है। तो क्यू बराबर क्या हो गया? फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻−12। ये रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें, ये थ्योरी में कर बता चुका हूँ मैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻−12। रटा हुआ होना चाहिए। निर्वात की विद्युतशीलता है ये। 8 की गुणा कर दो, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, ये माइनस की 12 और ये प्लस के 3, तो माइनस की क्या बची? 9। चाहो तो पॉइंट और इधर ले जाओ, तो 7 पॉइंट इधर आ गया, 7.0, चाहे 7 ही रहने दो। बताइए, हो सकता है किताब में ऐसे दिया हो 0.07 माइक्रोकूलम। देखो अगर मैं माइनस की 2 हटा दूं, यहाँ पे माइनस की 6 कर दूं, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता है क्यू बराबर 0.07 × 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा नहीं लिख सकता है, ऐसे मिला लो। ठीक है, तो 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। ये भी सही है, अगर तुम पेपर में यहाँ छोड़िए बिल्कुल सही है, यहाँ आप करिए तब भी सही है। बुक में हो सकता है ऐसा दिया हो, इसलिए बता रहा हूँ, चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है? समझ में तो आ गया। 20 सवाल में क्या कहा है? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स 0 हो तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब समझ में आया क्या कहा? अभी बता रहा हूं। वो ये कह रहा है बी पार्ट में, बी पार्ट 17वें का बी है, ठीक है, 17वें का ही बी है। उसने कहा अगर बॉक्स के भीतर ये जो बॉक्स है ना, सॉरी बॉक्स से बाहर निकलने वाली ये जो बल रेखाएं होती हैं जिसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, मान लो ये 0 हो, तो मैं निकलती हुई ना दिख रही बल रेखाएं, समझ रहे हो? क्या हो? वैद्युत फ्लक्स 0 हो, ये कहा उसने बॉक्स के बाहर। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है या नहीं है? क्या बताओगे और क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं, हम नहीं निकाल सकते निष्कर्ष। ये है क्यों नहीं निकाल सकते? अब तुम पूछोगे, तुम कहोगे सर जब वैद्युत फ्लक्स 0 है तो क्या पता इसके अंदर आवेश ही ना हो। तो हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, मैं कहूंगा क्या पता हाँ ना हो, कंफर्म नहीं कह सकते हम। क्यों? तुम कहोगे ऐसा क्यों सर? तो मैं कहूंगा क्या पता इसके अंदर इतना ही प्लस का आवेश रखा हो, इतना ही माइनस का। तो क्या होता है जब प्लस माइनस है? तो प्लस माइनस है तो क्या होगा? बाहर को बल रेखाएं क्यों जाएंगी? वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे नहीं, हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उसके भीतर कोई आवेश नहीं है। हो सकता है कि उसमें धन तथा ऋण समान मात्रा में आवेश
रखे हों। यह है इसका आंसर। मैं ये भी कह सकता हूं, मैं क्या कह रहा हूं फिर दोबारा समझ रहा हो, ये जो बॉक्स है बना हुआ, हो सकता है इसके अंदर हाँ बिल्कुल भी आवेश ना हो, बिल्कुल। और ये भी तो हो सकता है, क्या पता दो आवेश रखे हो, प्लस का भी माइनस का भी। तो हम ये कैसे कहते हैं दावे के साथ के नाम ये आवेश नहीं है, तो इसलिए हमने वे बिल्कुल साफ साफ बात बता दी। क्लियर? 17वां सवाल कंप्लीट हो गया। 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र पर से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? मतलब एक ऐसे करके इन्होंने वो टुकड़ा दे दिया, ऐसे वर्ग दे दिया है। कितनी भुजा है इसकी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सब 10 10 है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या रखा है? कोई आवेश रखा है। कितना? ठीक है। क्या पूछा उसने? वैद्युत फ्लक्स पूछा है, क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे मैं तुम्हें इससे समझाता हूं। देखो सुनो, मान लो मेरे हाथ में ये वर्ग है, ठीक है? ये क्या है? वर्ग है। ये 10 सेंटीमीटर की हर एक भुजा। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर। अब इससे यहां पर 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां कोई आवेश रखा है। वो कह रहा है इससे, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये लगा दो कुलाम, वो गॉस का नियम। क्या है गॉस का नियम? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं कहूँगा ये कब वैलिड है भैया? कब वैलिड है गॉस का, वही गॉस का नियम? तो तुम कहोगे सर बंद पृष्ठ के लिए। ये तो खुला हुआ है, खुला हुआ प्रश्न दिख रहा है तुम्हें। ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कोई आवेश रखा है, ठीक है? तो वैद्युत फ्लक्स पूछा है इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो क्या करूं? तो तुम्हें एकदम याद आनी चाहिए गॉसियन पृष्ठ की। किसकी याद आनी चाहिए? गॉसियन पृष्ठ। क्या करते थे हम गॉसियन पृष्ठ को? अपने पास से मान लेते थे, सपोज कर लेते थे कि भाई चारों तरफ इसके, जैसे ये है ना 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, एक इधर खड़ा कर दो, एक इधर खड़ा कर दो 2, एक इधर खड़ा कर दो 3, एक इधर खड़ा कर दो 4, एक इसको ऊपर रख दो 5। क्या बन गया? वो बंद ना हो गया? फिर बंद हो गया है ना। और जैसे बंद हुआ तो तुम आराम से गॉस की पिर में लगा दोगे, गॉस की पिर में से। बताओ, अब तुम यहां पे क्यू की वैल्यू लगा दोगे 10 माइक्रोकुलाम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा दोगे, आंसर फिर भी गलत आ जाएगा। आंसर गलत क्यों आ जाएगा भाई? आंसर गलत क्यों आ जाएगा? अब ये तो देखो, ये क्या है? क्या दिया उसने? ये एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। वो तो तुमने कल्पना कर ली कि भाई बंद कर दिया हमने उसे, ठीक है? तभी तो गॉस की पिर में वैलिड है जब बंद है तो। लेकिन एक पृष्ठ से बताओ तो पता क्या करना पड़ेगा? 6 से भाग करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? चूंकि वर्ग का केवल एक पृष्ठ दिया है, अतः इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो 6 से भाग ना करोगे, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आएगा आंसर सही। बात समझ में आ गई? याद रखना है बात। कभी कभी वो वैसे भी घन भी दे दे अपने पास से, इसकी जगह वो क्या कहे कि एक घन है, उसके केंद्र पर इतने कूलम का आवेश रखा है, और वो कहे कि घन के एक पृष्ठ से होकर, पृष्ठ कह दे, फलक कह दे, ठीक है, सतह कह दे कि एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, तब भी तुम ये आंसर ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर? अगर वो ये लफ्ज नहीं कहता सतह फलक पृष्ठ, वो कहता है घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, तब ये लगा देना, बिल्कुल सही है। याद रखना अब ये बात, इस पे सवाल आ जाते हैं ऐसे। तो अब वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 गुणा 10 की घात -6, 6 ये है ही। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 गुणा 10 की घात -12। सोल्व कर लो। तो जब ऐसा सवाल आ जाए ना, ऐसे भाग बटे में ये चीज हो और भाग करनी पड़ जा, तो इसे ना 8.85 को 9 मान लिया करना। क्या मानोगे? 9 मानो और हल कर दो बिल्कुल आराम से। तो ऊपर 10, देखो पहले 10 के -12 ऊपर जाएगी प्लस की 12 और ये माइनस का 6, तो कितना हुआ? प्लस का 6। प्लस का 6 ना बचा, तो प्लस का 6 ना लिखकर मैं प्लस का 5 लिख रहा हूँ, 10 की घात 5। तुम कहोगे सर एक जीरो कहाँ गया? तो मैं एक जीरो यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। बताओ सही है? इसे 6 तो है ही है, और ये क्या मान लिया मैंने? 9। हमेशा याद रखो ऊपर की संख्या बड़ी कर दिया करो कि काटने में तुम्हें आसानी हो जा। अब आराम से काटते रहोगे। देखो 9 से काट रहा हूँ मैं, 9 ही कम 9, 10 हो गया, 9 ही कम 9, ठीक है। फिर एक कितना बचा? 10 हो गया, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9। 6 से काट रहा हूँ, 6 ही कम 6, ऐसे तो आ गया। कितना बचा? 5, 51 हो गया। 6 7 वाले 6 48, तो 1.8 गुणा 10 की घात 5 क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इसका मात्रक?
बताइए कैसा लगा आंसर? ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा था उसने कि एक फलक था ये रखा हुआ, सतह वर्ग था जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर थी, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ये रखा था। अब देखो ना तो इसका यूज हुआ जो मैं अभी कह रहा था, इसकी जगह 10 की जगह 20 कह देता, कहाँ लगा ये ना, इसका यूज हुआ तो बीच में रखा, अब तो बीच में आ गया अपना आप ही है। हमने 10 सेंटीमीटर का ऐसे रख दिया, 10 ऐसे 10 ऐसे 10 ऊपर से ढक दिया तो बंद हो गया, जब बंद हो गया तो गोश की पिर में लगा दी। लेकिन हमने कहा यार एक फलक से गया उसने, इससे दिया तो एक ही है, वो तो हमने कल्पना करी है, तो 6 से भाग कर दी, क्योंकि कितने फलक हो गए फिर 6 हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट करें। 19वां सवाल देखते हैं। उन्नीसवां सवाल, 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोशीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? देखो आ गया फिर, किसी एक ने कहा उसने, किसी एक पृष्ठ से, किसी एक सतह से या फलक से एक, ठीक है, क्या कह रहा हो, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो देखो 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोशीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरना नेट फ्लक्स क्या है? उसकी भुजा दी है उसने 9 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसे मीटर में नहीं बदल लिया। मैं क्या कहूंगा, फाई बराबर क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 के -12 ऊपर जाके प्लस की 12 और ये माइनस की 6, तो प्लस की कितनी बची 6, प्लस की 6 ना लिख के मैं 5 लिखूंगा और इसका आगे एक 0 बढ़ा दूंगा, बताओ, और इसे क्या मान लूंगा 9, 9 दूनी 18, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, कितने बचे 2, 20 हो गए, 9 दूनी 18, बस बहुत है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताइए कैसा लगा सवाल? नेक्स्ट करें। 24 सवाल है इसमें, ठीक है, 8 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं और सब के सब इसमें करा रहे हैं। अब तुम्हारे 24 हो जाएंगे कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सुनो। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गोशीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है। त्रिज्या कितनी दी है? वैद्युत फ्लक्स कितना दिया है? नंबर ए, यदि गोशीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? उतना ही गुजरेगा। याद आ गया? अभी क्या कहा था मैंने? क्योंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए? ये तो आवेश पे निर्भर करता है भाई, तुम उसकी त्रिज्या 10 गुनी कर दो चाहे, वो तो इतना रहेगा, वह तो फ्लक्स क्यों बदल जाएगा। ये सवाल हो गया। एक है क्या था ये सवाल का उत्तर? बी बताओ, बिंदु आवेश का मान क्या है? क्या पूछ लिया इसमें? बिंदु आवेश का मान क्यू क्या है? तो फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 के यहाँ माइनस, वही सॉरी प्लस का 3, कैसी है? माइनस की है, तो माइनस लगाओगे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.85 गुणा 10 के यहाँ -12, तो माइनस तो ऐसी रहेगा, 8.85 ऐसी रहेगा, 10 के हाथ ये प्लस का 3, ये माइनस के 12, तो माइनस का 9 बचा। उस गोले के अंदर जो आवेश है उसका मान इतना है। कैसा है? ऋणात्मक है। हो सकता है तुम्हारी किताब में नैनो लिख दिया हो, 10 के यहाँ -9 हटाएंगे तो नैनो कूलम भी हो सकता है। वैसे ये बिल्कुल सही है, अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, नैनो कूलम। कितने हो गए? 20। 21वां देखते हैं। कोई सा भी सवाल फिर भी समझ में ना आ रहा हो, दोबारा देखना चाहते हो तो वीडियो को रिपीट करो फिर देखो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 21, अगर अच्छे लग रहे हो सवाल तो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आर बराबर
त्रिज्या चालक के गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1 पॉइंट इतना हो। मतलब कोई गोला है, इसकी जो त्रिज्या है इसे कैपिटल आर मान लिया करो, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर, इसे स्मॉल आर मान लिया करो। यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है 1.5 गुणा 10 की घात, ठीक है, 3 गुणा 10 अंतर्मुखी है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, अंतर्मुखी का मतलब है अंदर की ओर, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। तो क्या पूछा उसने, क्या पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, बताओ सही है, चालक के गोले पर, ठीक है, आवेश का परिमाण गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। कोई गोले के ऊपर क्या है, इसके चारों तरफ कैसा है, अज्ञात परिणाम का आवेश है, हमें वो नहीं पता। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना अंतर्मुखी है तो के नेट आवेश कितना है, तो स्मॉल आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या ई दिया है 1.5 गुणा 10 की घात 3 मीटर न्यूटन प्रति कूलम, और क्या पूछा है, क्यों पूछा है। तो अब एक बात बताओ मुझे, ई की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे ये वाला आर लगाना चाहिए, ये वाला क्या लगाना चाहिए, स्मॉल आर, क्यों, क्यों पृष्ठ पे थोड़ी पूछा उसने, अगर वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पृष्ठ पे कहता इतनी है तो ये वाला आर लगाता मैं। अब कहाँ है, यहाँ पे इतनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, पढ़ लो सवाल को, तो इसका मतलब ये वाला आर लगेगा स्मॉल, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हम। इसे मैंने बदलाना, इसकी जब जरूरत ही ना पड़ी मुझे, 10 सेंटीमीटर को बदलना चाहो बदल दो, यूज ही ना करना मुझे, तो वैल्यू लगा दो आंसर आ जाएगा। ई की वैल्यू कितनी दी है, ई की 1.5 इंटू 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यों हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, दो बार ना लिखोगे, हमें तो क्यों चाहिए। तो देखो 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 समझो, पहले मैं इसे ही हल कर रहा हूं, दो जीरो ये हो गए, माइनस का क्या बचा 2, माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 और 9 11, 9 गुणा 10 की घात 11, और 2 दूनी 4, क्या है बताइए, यहां तक समझ में आ गया है ना। 4 इधर ले जाओ, 4 15 चौका 60, तो 1 के बाद 0 है, हट गया, 10 की घात 3, और ये दोनों चीजें कहां आ जाएंगी, बटे में, बताओ सही है। तो ये 6 है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 गुणा 10 के हाथ 11 ऊपर जाएगा, माइनस के 11, माइनस के 11 में से 3 निकाल दो, तो माइनस का क्या बचा 8, तो क्यू बराबर ऐसे ही छोड़ दो, चाहे 2/3 गुणा 10 के हाथ -8 कूलम। अगर किताब में ऐसा आंसर ना दिया हो तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, पॉइंट लगा के 0 लगा लोगे, है ना, तो 0.3 6 18, 3 6 18, 10 के हाथ -8, या क्यू बराबर 6.6 गुणा 10 के हाथ इधर ले गए हम, ठीक है, तो माइनस का कितना हो गया बल्कि 9। जैसा दिल करे ऐसे छोड़ देना। 21वां सवाल था ये, बताइए क्लियर है। और अब चाहो अगर ये देखना चाहो कि यार अंतर्मुखी कहा था, वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर है और आवेश यहां पे कहा था उसने कि इसके ऊपर अज्ञात परिणाम का आवेश रखा है, तो इसका मतलब अंदर की ओर है, तो इसका मतलब क्यों कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चाहो तो यहां पे माइनस लगा सकते हो, ठीक है, अगर ना भी लगाओगे ऐसे चल जाएगा, मगर लगा देना जब अंतर्मुखी स्पेशल कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है अंदर की ओर है, मतलब आवेश की ओर है, जब आवेश की ओर है तो ये माइनस का होगी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2.4 मीटर व्यास के, व्यास दिया भैया 2.4 मीटर, तो इसका अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करूंगा, आधा कर दूंगा। याद रखना फिजिक्स में ना व्यास का कोई जरूरत ना है, व्यास का कोई फॉर्मूला ना बना, वो जबरदस्ती दे दे ठीक है तो वो अलग बात है, नहीं तो फॉर्मूला ना बना, जब भी तुम व्यास देखो आगे पढ़ो या मत पढ़ो एकदम से उसका आधा करके त्रिज्या निकाल दिया करो, जैसे मैंने निकाली, ठीक है। तो 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, सिग्मा बराबर माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ सिग्मा का मात्रक क्या बताया था हमने तुम्हें, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो माइक्रो क्या कर रही है, हटाओ इसे, तो हटाने का तरीका क्या है, माइनस का 6 लगा दो, ठीक है। नंबर ए क्या पूछा उसने पहले में, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे तुमसे चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन है, और गोले का नाम आया है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पहले तो ये बताओ क्यू बराबर क्या हो गया सिग्मा है,
और ए की जगह पर क्या लगा दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू लगा दो। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 80 गुणा 10 की घात -6। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। आर स्क्वायर कितनी है 1.2 स्क्वायर है भाई, 1.2 का स्क्वायर ना करोगे, इन सबकी मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, कर लोगे ना आराम से। बताओ अब तो इतने करा दिए, वैल्यू मान लगा दो, डायरेक्ट बता दूं आंसर। इसका आंसर लिख देना 1.4 गुणा 10 की घात -3, वैसे 5 भी आ जाएगा, क्या होगा कूलाम। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। बी सवाल में क्या कहा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। बी में क्या कह दिया उसने, तो क्या कहोगे फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 के -12 ऊपर जाके प्लस की 12 में से 9 गया तो प्लस की 12 में से 3 गया तो प्लस के 9, और इसे क्या करेंगे हम 1.45 है अपॉन में 9 मान लेंगे। तो मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर की चीज़ बड़ी रखो और ये छोटी है, तो अगर हम इसे 14.5 कर दें तो 10 की घात क्या हो जाएगी 8/9। 9 से इसे काट दो, 9 ही कम 9, कितने बचे 5, 55 हो गए। 9 पंजे 45, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, तो 1.6 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, क्या आ गया आंसर हमारा इसका, फाई का वैल्यू क्या आ गई 1.6 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताइए ठीक है, 1.6 गुणा, देखो काट के दिखा दिया मैंने तुम्हें, ये 9 से काटा है हमने ये। ठीक है, 9 ही कम 9, कितने बचे 5, 55। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 10 की घात 8। क्लियर है, कितना होगा 22, 23 और 24, 2 सवाल और रहेगा बस। ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी इन्हें भी। तेईसवां सवाल, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह भी कह दिया था उसने। क्या पूछा उसने, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। तो एक बात बताओ, ई दिया है आर दिया है, लैम्डा पूछा है, तो चूंकि वी नो डेट हम क्या जानते हैं अनंत लंबाई का रेखीय तार लिया था है ना, उसे आवेश दिया था, तो ई बराबर क्या आया था निकल के लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है। तो अगर मैं 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसे 4 बनाना चाह रहा हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला 2 इसमें गुणा हो गया, ऊपर क्या बचा 2 लैम्डा अपॉन आर, वैल्यू लगा दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसलिए करी थी हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा, समझ गए 4 पाई बनाने के लिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता दी ना तुमने आराम से। तो 2 लैम्डा की वैल्यू, अच्छा लैम्डा पूछा है इसने है ना, अपॉन आर की वैल्यू क्या है, और ई की वैल्यू क्या दी है इधर, ई की वैल्यू पता सही है, 9 से 9 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ये तो 10 की घात 4, ये बताओ 10 का -2 ऊपर जाके कैसे हो, प्लस का 2, कितना हो गया 11, और लैम्डा बराबर क्या आ गया 10 की घात 4, और ये 11 कहाँ पहुंचेगा बटे में 10 की घात 11। जब 10 की घात 11 ऊपर लेके जाओगे -11 और ये प्लस के 4, तो माइनस कितने बचेंगे 7। क्या मात्रक होता है इसका, क्यू अपॉन एल, याद आया कुछ, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, कूलम पर मीटर। ठीक है, 23वां सवाल भी हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इन्होंने माइक्रो कूलम में बदला है इसे, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। क्लियर है, 24वां देखते हैं, लास्ट सवाल इस प्रश्न वाली का। 24वां सवाल क्या है, 2 बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर व निकट हैं। ठीक है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत तथा इनका परिणाम इतना है। अच्छा, मतलब 2 प्लेटें हैं, एक ये मान लो और एक ये मान लो, इसके ऊपर भी हम करा चुके हैं प्रूफ। ठीक है, ये मान लो प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, और इनके ऊपर जो आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर कितना है 17 गुणा 10 की घात -22, ये है। ठीक है, 17 गुणा 10 की घात -22। ठीक, नंबर 1 क्या पूछा उसने, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, नंबर बी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, नंबर सी प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या है। यहां पर पूछा है, यहां पर पूछा है और यहां पर पूछा है, तो इसे पी कह दो,
इसे Q कह दो, इसे R कह दो। तो पहले क्या कहा, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तो ये तो 0 आ जाएगा। क्यों, देखो सुनो, ये प्लस की बल रेखा है, सॉरी प्लस की प्लेट है, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, कहाँ होगा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, तुम कहोगे इधर की ओर। तुम यहाँ पे खड़े हो, इसे देखो, तुम कहोगे अंदर की ओर। और दोनों क्या है, बराबर है आवेश घनत्व सिग्मा। तो हमने पढ़ा था एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी इधर की ओर, मतलब वैसे मैंने यहाँ लिख दूँ, तुम कहोगे सर E1 माइनस E2 होगी, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस का या प्लस का क्या आ गई, ठीक है। बी पार्ट में क्या करोगे, यहाँ आ जाओ, फिर तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने इसे देखा प्लस का है यार, बाहर की ओर, कहाँ की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र, बाहर की ओर। इसे देखा अंदर की ओर, जिधर को आवेश है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगी, इसे क्या कह दो, E1 माइनस E2 ऐसी कह दो, कोई बात ना। 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल, तो ये बराबर ये भी क्या आ गई, 0। क्लियर है। अब क्या रहेगी हमारा बीच में, अब बीच में आएगी कुछ ना कुछ निकल के, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, साफ कर दें। क्या है सी में, क्या कहा है, प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में। तो देखो हम यहां आके खड़े हो जाओ, तुम कहोगे यार प्लस है बाहर की ओर, और ये माइनस अंदर है, मतलब माइनस है तो अंदर की ओर, तो दोनों तीव्रताएं किसी हो गई, सेम हो गई। तो क्या आ गई, E बराबर E1 प्लस E2। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए प्रूफ ना करा था हमने, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू लगा दो, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 गुणा 10 की माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 गुणा 10 की माइनस के 12। बताइए ये तो है। तो 10 की माइनस 12 ऊपर जाके प्लस की 12, ये कितने बचेगी, माइनस के 10, और ये 17 गुणा, मैंने बताया था इसे 9 मान लो, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18 है ना, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 9 ही कम 9 कितने बचे, 8, 5 लगा 0 लगा ले, कितने हो गए 80, 9 अट्ठे 72, बस बहुत है। ये किताब में देख लेना, आंसर हो सके इसमें अलग दिया हो, क्यों दिया हो आंसर अलग, क्यों दिया हो, क्योंकि कुछ किताबों में ना 10 की घात माइनस 12 लिखा है, तो माइनस की 12 से 12 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1.8। ठीक है, कभी सोचो, अब इसमें जैसे दिया था मैंने वही माना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका हमने तुम्हें थ्योरी भी कराई है, जैसे ट्यूशन में पढ़ाते हैं 3 पार्ट में, और एक उदाहरण कराया है एक वीडियो में, पूरे में एक ही वीडियो में सबके सब उदाहरण आ गए, और 2 वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न कराए हैं, एक में 8 कराए हैं और 9 से 24 तक इस वाले में करा दिए। ठीक है, अगली वीडियो में अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।